हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों को स्वागत। और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले लेक्चर हम लोगों ने अभी लिया था, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति पार्ट 1 के नाम से पढ़ ली थी अपन ने। प्राथमिक क्षेत्र तक पढ़ लिया था। आज हम लोग जो लेक्चर दे रहे हैं उसमें द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अपना जो कंटिन्यू किया। आज अपन देख रहे हैं द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र होता क्या है इसके बारे में समझेंगे पहले तो, कि द्वितीय क्षेत्र है क्या। इस क्षेत्र में कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलने वाली औद्योगिक एवं मानवीय गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसमें कौन शामिल होती है? जो कच्चा माल है उसको अंतिम उत्पाद मतलब प्रोडक्ट को परिवर्तित करने के लिए या बदलने वाले जो औद्योगिक मानवीय गतिविधियों को शामिल किया जाता है अपन उसमें, तो अपन उसमें बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। जैसे अपना कोई भी मान के चले लो गेहूँ है, गेहूँ से अपन इसको मशीनों के माध्यम से क्या आटा बना लें, ब्रेड बना लें, क्या ब्रेड, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा ब्रेड। तो इसको इसी को बोलते हैं जो कच्चे माल है उसको अंतिम उत्पाद में बदलने के, या फिर दूध से पनीर, घी, ये सब चीज़ें निकालने, इसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र में ले जाते हैं। इसके अंदर विनिर्माण, निर्माण, बिजली आदि, पेयजल आदि क्षेत्र इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें विनिर्माण आएंगे, निर्माण आएंगे, बिजली, पेयजल और गैस भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गैस भी इसी के अंतर्गत आती है। विनिर्माण जो क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा किसका है? जो द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जो क्षेत्र का कौन से का? विनिर्माण क्षेत्र का। याद रखना, ये पूछा जाता है कि ये द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय सेक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का रहता है? किसका रहता है? विनिर्माण क्षेत्र का रहता है। कितना है? 42.69% सबसे अधिक है। इसके बाद निर्माण क्षेत्र का रहता है, इसमें इसका कितना रहता है? 39.94% है। विनिर्माण क्षेत्र मैंने कल बताया था, जो कच्चा माल होता है उसके मूल्य में वृद्धि या मूल्य वर्धन करने को क्या बोलते हैं? विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। निर्माण क्षेत्र के अंदर का जो निर्माण कार्य होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको अपन निर्माण का क्षेत्र में लेते हैं। उसका कितना रहता है? 39.94% है। दूसरा हिस्सा इसी का है। बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं मिला के कितना होगा इसका? 17.37% रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी, और भी इसके अतिरिक्त और भी उपयोगी होंगी जो सेवाएं द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो उनका कितना रहेगा? 17.37% रहेगा। 2021-22 में सकल राज्य मूल्य वर्धन में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 25.10%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना रहेगा? 25.10% है। तब प्रचलित मूल्य पर कितना रहेगा? 19.30। तो आपको याद रखना है कि प्रचलित मूल्य मैंने कल बताया था, जो भी वर्तमान में जो बाजार मूल्य पर इसको डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, इसका जो मापदंड है कहाँ? प्रचलित मूल्य का मतलब होता है जो वर्तमान में जो कीमत चल रही है उसके आधार पर आकलन करना, उसको बोलते हैं प्रचलित मूल्य। 19.30%। इसके बाद देखते हैं उद्योग। उद्योग में सबसे पहले तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां। ये सीधी सीधी रैंक पूछी जाएगी तो कि उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखना अपना कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। चला गया। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 6 औद्योगिक केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के कितने उद्योग शामिल है? 6 उद्योग हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, जिसको इनको किसने? भारत ने शामिल किया, केंद्र सरकार ने इसको औद्योगिक दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश के 6 आते हैं। 6 याद रखना मतलब कौन कौन से हैं? पीतमपुर, मुरैना, पीलूखेड़ी, ये 3 पी, 3 पी और 3 एम, इससे याद रखना आसान रहेगा। 3 पी कौन रहेंगे? पीतमपुर धार का है, मुरैना पन्ना का रहेगा, पीलूखेड़ी रायगढ़ का, ये 3 पी हो गए। दूसरा 3 एम कौन कौन रहेगा? मनेरी मंडला का है, मालमपुर भिंड का है और मेघनगर झाबुआ का। तो ये याद रखना, इससे आसान रहेगा। 3 पी और 3 एम ये केंद्र सरकार द्वारा
अपने यहाँ मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक केंद्र हैं, कितने शामिल किए गए? 6 हैं। तो याद रखना 3P और 3 है, पूछे जाते हैं कि किसको कौन सा है कौन सा नहीं, कितने हैं। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट संख्या पूछ सकते हैं कितने हैं, या फिर इनमें से एक दे सकते हैं, इनमें से कौन सा है। और या फिर 3 इनमें दे एक अलग से दे सकते हैं, पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सूती कपड़ा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। याद रखना सूती कपड़ा जो उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश में तीसरा स्थान है। औद्योगिक निवेश की दृष्टि से प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। औद्योगिक निवेश की दृष्टि से अपना चौथा स्थान है। और सूती कपड़ा में उत्पादन मध्य प्रदेश देश में कौन सा? तीसरा स्थान है। वैसे सूती कपड़ा में अधिकतम महाराष्ट्र का पहले नंबर पे आता है देश में, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। यहाँ तक एक बार चेक कर लेना, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, आपको इतना याद रखना है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान है। औद्योगिक निवेश की दृष्टि से प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। राज्य ने 231 औद्योगिक क्षेत्र, कितने? 231 औद्योगिक क्षेत्र और 6 फूड पार्क हैं। याद रखना है 231 औद्योगिक क्षेत्र हैं, 6 फूड पार्क है। फूड पार्क तो याद होंगे 6, बहुत बार पढ़े हैं। और उसमें खाद्य प्रसंस्करण पढ़ोगे साइंस वाली यूनिट में, उसमें फिर से मिल जाएंगे पढ़ने को। उसमें पूरे फूड पार्क के बारे में दिया है। तो 6 फूड पार्क में मैं बता देता हूँ फिर भी। मंदसौर का रहेगा जग्गा खेड़ी, मंदसौर का रहेगा जग्गा खेड़ी। दूसरे पे रहेगा अपना खरगोन का निमामत। निमामत कहाँ का है? खरगोन का है। छिंदवाड़ा का बोरेगांव, बोरेगांव छिंदवाड़ा का है। जग्गा खेड़ी निमामत वो बोरेगांव हो गया। होशंगाबाद का पिपरिया है शायद, पिपरिया होशंगाबाद का, इसको चेक कर लेने पर। ठीक है, तो ऐसे 6 फूड पार्क हैं। तो अपने कितने? जग्गा खेड़ी मंदसौर में, निमामत निमामत मतलब कहाँ का आएगा? खरगोन का आएगा। बोलेगा छिंदवाड़ा, पिपरिया साल होशंगाबाद का। एक बार चेक कर लेना होशंगाबाद वाला। ठीक है, 6 हैं। तो ये इतने याद रखना कि कितने? 6 फूड पार्क हैं। 8 एकीकृत विकास केंद्र हैं। कितने? 8 एकीकृत विकास केंद्र। 3 ड्राइव पार्क है, 1 स्टोन पार्क है। 3 ड्राइव पार्क है, 1 स्टोन पार्क है। 1 ग्रीनफील्ड एसीजेड पीतमपुर। ग्रीनफील्ड एसीजेड का मतलब ये होता है कि नए सिरे से कोई भी अपने एसीजेड नया अपन स्थापित कर रहे हैं, तो बिल्कुल नए सिरे से किया जाएगा। इसमें ये नहीं है कि पहले से चल रहा था तो उसी में अपन ने थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट उसके मरम्मत करके उसको स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है एकदम नया बनाना। ठीक है, ब्राउन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड होता है। ये कौन सा ब्राउन फील्ड होता है? ब्राउन फील्ड में क्या होता है, जो पहले से चल रहा होता है उसी में उसकी मरम्मत करके जोड़ तोड़ के उसी को बना देना, निर्माण कार्य कर देना, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड में क्या होता है, एकदम नए सिरे से बनाना, वहाँ कुछ था ही नहीं पहले, एकदम नया बनाना पूरा। ठीक है, तो याद रखना ग्रीन फील्ड यहाँ शब्द लग जाए, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पर लग जाएगा, ग्रीन फील्ड अथॉरिटी में एयरपोर्ट में लग जाएगा। इस यहाँ ग्रीन फील्ड लगेगा, मान के चलना ये ग्रीन फील्ड शब्द लग गया तो एकदम नया, नए सिरे से। नया मतलब नए सिरे से कोई भी स्टार्ट होगा। ब्राउन फील्ड मतलब पहले से जो चल रहे निर्माण कार्य उसी में मरम्मत करके उसी में सुधार करके आगे बढ़ना। याद रखना है अपन को। फोर ITCZ अपने यहाँ कितने? 4 ITSEZ है। एक तो इसमें सरकारी वाला है जो इंदौर में IT पार्क है, इसको बोलते हैं कौन सा? सरकारी वाला है इंदौर IT। निजी क्षेत्र के 3 है। निजी क्षेत्र के कितने? 3 है। एक इन्फोसिस का है, TCS का है, इम्पैक्ट्स का है। ये कहाँ है? इंदौर में। इंदौर में एक प्रधान पार्क भी है, याद रखना, ये पूछा जाता है प्रधान पार्क कहाँ है, तो अपन याद रखना कि इंदौर में। और इन्फोसिस भी इंदौर में ही है, TCS भी इंदौर में, इम्पैक्ट्स भी इंदौर में ही है। ठीक है, तो याद रखना अपने को। एक सरकारी क्षेत्र का है कौन सा? इंदौर में IT पार्क है। और 3 निजी क्षेत्र के, 4 पूरे ITSEZ। SEZ का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये अपना SEZ का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, याद रखना हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। 31 जनवरी 2023 तक पोर्टल पर कुल 2.7 लाख MSME इकाइयों को पंजीकृत किया गया था। कितनी? 2.7 लाख MSME इकाइयों को पंजीकृत किया गया है। छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देशीय SEZ प्रस्तावित है। इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा अभी टेस्ट जो पूछा है इसको बिल्कुल पूछा जाएगा, व्याकरण में भी पूछा गया कि छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देशीय SEZ प्रस्तावित, तो याद रखना है बहुउद्देशीय या मल्टी, याद रखना, ठीक है, मल्टीपर्पज या बहुउद्देशीय। इसका इंदौर में एक रत्न और ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है। इंदौर में एक कौन सा? रत्न और ज्वेलरी पार्क, ठीक है, अब साफ देखिएगा एकदम बड़ा। इंदौर में एक रत्न और ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है। टीकमगढ़ हीरा उत्पादक जिलों में शामिल किया गया है। अभी अभी अपने यहाँ हीरा उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? पन्ना है, कौन कौन से? पन्ना है, छतरपुर है, सतना है। अब कौन सा? टीकमगढ़ भी इसमें शामिल हो गया। टीकमगढ़ याद रखना है अपने को, इसमें कौन सा? टीकमगढ़ भी शामिल हो गया। पहले पन्ना, छतरपुर, सतना थी। सतना की मझगवा खदान आती है, छतरपुर की अंगुला आती है, पन्ना की ईंट आती है। ये तीनों है कि ईरा की खाने हैं, और ये कहाँ पे है? पन्ना में, छतरपुर, सतना और टीकमगढ़ को। अब टीकमगढ़ को जिला को भी इसमें शामिल कर लिया गया है ईरा उत्पादक को। स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को लीडर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। लीडर कैटेगरी में अपन को अवार्ड मिला है किसको? स्टार्टअप रैंकिंग में। स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को लीडर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इंदौर को स्टार्टअप सिटी घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इंदौर को स्टार्टअप सिटी घोषित किया गया। किसको? इंदौर को स्टार्टअप शहर या सिटी घोषित किया गया। राष्ट्रीय उपलब्धि इंडेक्स, राष्ट्रीय उपलब्धि इंडेक्स वर्ष में 2021 में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला? 5वां स्थान मिला है। क्या है? राष्ट्रीय उपलब्धि इंडेक्स वर्ष में 2021 में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान? 5वां स्थान मिला है। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खोला जा रहा था। याद रखना है अपने को, देश का जो पहला यूनिटी मॉल है उज्जैन में प्रस्तावित है, जिसमें एक जिला एक उत्पाद GI टैग व हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। याद रखना, किसको? उज्जैन में प्रस्तावित है, इसमें एक जिला उत्पाद ODOP GI टैग व हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए इसको कहाँ? उज्जैन में यूनिटी मॉल खोला जाता है। याद रखना, पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी तृतीय क्षेत्र हो गया, हटाओ यहाँ से। अभी ऊर्जा जो द्वितीय क्षेत्र का ये पार्ट है। ऊर्जा राज्य में ऊर्जा पढ़ेंगे अपने ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा कितना उत्पादन किया? तो अपने यहाँ के 28,000 मेगावाट, MP में 28,000 मेगावाट समेकित ऊर्जा। मतलब समेकित ऊर्जा का मतलब होता है नवीनीकरण, लिख दिया है नवीनीकरण सहित, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा और गैर नवीनीकरण, जो परंपरागत रूप से अपने ऊर्जा का उत्पादन कर रहे, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गई, ये जीवाश्म हो गए। इसके साथ साथ आप कौन सा ऊर्जा हो गई अपनी? नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, इनको शामिल किया जाता है। तो समेकित रूप से कितनी है? 28,000 मेगावाट। याद रखना, कितनी? 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है अपने यहाँ, अधिशेष है ये फिर उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति के मामले में कौन से नंबर पर? 8वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति के मामले में देश में अपना कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद कौन सा? चौथा।
कौन सा है? मध्य प्रदेश कौन कौन चौथे पे है? पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे अपना मध्य प्रदेश। याद रखना है सौर ऊर्जा की क्षमता के मामले में। याद रखना ये पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट डेटा है, पूछे भी गए अन्य एग्जामों में जो पीएससी से रिलेटेड है, उनमें पूछे भी गए और फिर भी पूछे जाएंगे। बायोमास से बिजली उत्पादन में प्रदेश का स्थान कौन सा है? अपने बायोमास से बिजली उत्पादन में प्रदेश का स्थान दूसरा है। बायोमास जो अपशिष्ट होता है, जो गैसों के गोबर गैस के माध्यम से गोबर से उत्पादित की जा रही जो ऊर्जा को, उसको अपन बायोमास गैस बोलते हैं। इसके संयंत्र भी लगाए जाते हैं। इससे कितनी ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है? प्रदेश में दूसरा स्थान है। प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है बायोमास के माध्यम से। ठीक है, बायोमास मतलब गोबर गैस की जो अपन देखिए घरों में पहले उपयोग करने को मिलती है, गाँव में भी मिल जाती है। उसमें एक टैंक होता था, उसमें गोबर को घोल के डाला जाता था और जिससे फिर बिजली का उत्पादन, जो गैस का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना बायोमास से बिजली उत्पादन प्रदेश का स्थान कितना है? दूसरे। अब इससे बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। लघुपन बिजली उत्पादन में चौथा स्थान, लघुपन बिजली उत्पादन में चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का देश में। याद रखना अपने को। पवन ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अब 8वां होगा, इससे पहले 5वां था अभी एक साल पहले, लेकिन अभी जो नया डेटा उसमें पवन ऊर्जा उत्पादन में 8वां है। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो 8वां अपना स्थान है मध्य प्रदेश का देश में। देश का पहला सोलर पार्क रायगढ़ जिले में स्थापित है। देश का पहला सोलर पार्क कहाँ खोला गया था? रायगढ़ जिले में स्थापित है। देश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की बात है तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अपने यहाँ पवन चक्कियों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में कौन सा स्थान है? अपना 8वां है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना ओमकारेश्वर में स्थापित की जा रही है। कहाँ? विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना कहाँ? ओमकारेश्वर में स्थापित की जा रही है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 12 में से एक है। यहाँ संयुक्त रूप से पाई जाती है ममलेश्वर और ओमकारेश्वर। ये भी कहीं पूछा है तीर्थ स्थल में, तो कौन सी संयुक्त रूप से पाई जाती है? संयुक्त कौन सी? ओमकारेश्वर, ममलेश्वर। ठीक है, इस और यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना कहाँ पे है? ओमकारेश्वर में स्थापित की जा रही है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट मुरैना के बहदारा, एक स्थान है बहदारा मंदिर की पहाड़ियों पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 1400 मेगावाट क्षमता का एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट मुरैना के बहदारा मंदिर की पहाड़ियों पर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना 2025 तक होगी। कब तक होगी इसकी स्थापना? 2025 तक होगी। जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल। जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल। याद रखना अपना, जो जबलपुर में स्थापित किया गया था विद्युत मंडल, वो देश का पहला विद्युत मंडल। परिवहन, अब अपन देखते हैं परिवहन के बारे में। अभी अपने बिजली के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद हम परिवहन के बारे में देखेंगे। फिर देश की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है अपने यहाँ? 72,961 किलोमीटर। कितनी है टोटल? कितनी? 72,961 किलोमीटर है। प्रदेश की सड़कों की कुल लंबाई कितनी? 72,961। याद रखना। और देश की कुल सड़क नेटवर्क का कितना है? 6.6% हिस्सेदारी रखता है। देश में अपना जो राज्य सड़कों के मामले में कौन सा स्थान रखता है? 6.6 हिस्सेदारी रखता है। हिस्सेदारी इसकी 6.6 है। और सड़क लंबाई के मामले में देखा जाए तो भी अपन 10 में देश में कौन से 6वें स्थान पर है। सड़कों की लंबाई मध्य प्रदेश का देश में कौन सा 6वां स्थान रखता है। प्रदेश में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 5150 किलोमीटर। याद रखना, ये भी डेटा पूछे जाते हैं परिवहन में, तो पढ़ोगी जब एमपी पढ़ोगी उसकी किताब से, या फिर सीधे सीधे मैंने उसमें अवसंरचना वहाँ भी पढ़ा है तो वहाँ भी बताया है कितना है, तो फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? 5150 किलोमीटर है। प्रदेश देश में 5वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का निर्माण करता है। प्रदेश देश में 5वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का निर्माण करता है। सड़कों के मामले में अपना कौन से 6वें नंबर पे है, और देश में 5वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का निर्माण करता है।
दे इसको अभी बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले ये वाला पॉइंट पढ़ दें क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत परिवहन जहाँ चौकी की स्थापना कहाँ की गई? मध्य प्रदेश के बैतूल में। इम्पोर्टेंट पोर्शन है, पॉइंट है, याद रखना है। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत कहाँ की? देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत परिवहन जांच चौकी की स्थापना मध्य प्रदेश के बैतूल में की गई है। ठीक है, अब देखते हैं तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र होता क्या है? यह सेवा से संबंधित कार्यों में संलग्न है। कौन सा है? सेवा से संबंधित कार्यों में संलग्न क्षेत्र है, याद रखना। हाँ, सेवा से संबंधित। इसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएं हो गई, परिवहन हो गया, दूरसंचार हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि शामिल है। फिर पूछ लेते कहीं डेफिनेशन पूछेगा, अपने मेंस में पूछेगा। वैसे तो कहीं एक आध लाइन में दे दे कि तृतीय क्षेत्र होता है, उसमें 4 पॉइंट में एक ही वाला हो, 3 अलग से हो, तो फिर अपन को घाटा पड़ जाएगा। इसलिए अपन को याद रखना है कि यह सेवा से संबंधित कार्यों में संलग्न क्षेत्र है। इसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएं, परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि शामिल है। 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में, सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात करें तो GVA, याद रखना अपन को क्या है? GVA। सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात करें तो GVA में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना? 37.41%। 21-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है GVA में? 37.41% है। तथा प्रचलित मूल्य पर कितना है? 34.13%। ये प्रचलित मूल्य पर है। ठीक है, कितना है? 34.13% है। इसके बाद देखते हैं बैंक। अब अपन तृतीय क्षेत्र में सबसे पहले बैंक से ही पढ़ते हैं। राज्य में 34 शेड्यूल वाणिज्य बैंक है। कितनी राज्य में अपने कितनी? 34 शेड्यूल वाणिज्य बैंक है, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, याद रखना लोगों। अपने 34 शेड्यूल बैंक कौन सी होती है? मतलब इसको हिंदी बोलते हैं अनुसूचित बैंक। शेड्यूल बैंक को यहाँ बोलते हैं अपन अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक होती कौन सी? जो बैंक वाला मैंने वैसे पढ़ा है, वहाँ बताया है आपको पहले लेक्चर में, बहुत पहले पढ़ाया था, तो याद रखना। उसको लेक्चर डले हुए हैं यूट्यूब पर, उसको देखना कि अनुसूचित बैंक कौन सी होती। फिर मैं बता देता हूँ। RBI जो अधिनियम है, RBI का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम कौन सा है? 1934 की सेकंड अनुसूची में जो रजिस्टर्ड होते बैंक उनको बोलते हैं अनुसूचित बैंक। कौन सी? RBI है, याद रखना है उनको। RBI एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची। सेकंड अनुसूची में जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको अपन अनुसूचित बैंक बोलते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उनको गैर अनुसूचित बैंक बोलते हैं। तो अपन को याद रखना है अपने राज्य में कितने? 34 शेड्यूल वाणिज्य बैंक हैं, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। RRB, मतलब RRB की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के अवसर पर RRB की स्थापना की गई थी। लेकिन इसको 1946 से समिति आई थी, उसके माध्यम से इसको चलाइया समिति के माध्यम से इसको बंद करा दिया था। स्टार्ट सुरैया समिति की सिफारिश पर इसको स्टार्ट किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। किसकी? सुरैया समिति की सिफारिश पर स्टार्ट किया गया था। और 1986-87 में चलाइया समिति जो आई उसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, सिफारिश की थी कि समाप्त कर दिए जाने चाहिए। उसके बाद से कोई नया बैंक नहीं खुला है। तो अपने मध्य प्रदेश में कौन से कितने बैंक हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2, याद रखना। मध्य प्रदेश में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, 34 शेड्यूल वाणिज्य बैंक है, 1 राज्य सहकारी बैंक है, 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। ये राज्य स्टेट लेवल पे होती है, जो केंद्रीय जिला लिखी तो ये जिला लेवल पे होती है बैंक। 8 लघु वित्त बैंक है, याद रखना। कितनी? 8 लघु वित्त बैंक है। और 3 भुगतान बैंक। 3 भुगतान बैंक में कौन कौन सी पूछी जा सकती है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, दूसरी एयरटेल और तीसरी है फिनो। कहीं ये पूछ लें, तीसरे नंबर की पूछ सकते हैं कि फिनो क्या है। तो अपन को याद रखना कि अपने मध्य प्रदेश में जो 3 भुगतान बैंक हैं उनमें से एक है फिनो। पहली कौन सी? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होगी, दूसरी एयरटेल होगी, तीसरी फिनो।
विदेशी निवेश आयात निर्यात, ये अपन देखा ना कि विदेशी निवेश एवं आयात निर्यात में तो एफडीआई को आकर्षित करने में प्रदेश का कौन सा स्थान है? 13वां, याद रखना। एफडीआई को आकर्षित करने में कौन सा स्थान है? 13वां। देश के कुल निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी है कितनी? 1.59%। देश के कुल निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 1.59% है। और निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई इसको बोलते हैं, में मध्य प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है? 12वां। निर्यात तैयारी सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान 12वां है। देश के कुल निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी 1.9% है। और एफडीआई को आकर्षित करने में प्रदेश का कौन सा स्थान है? 13वां। तो याद रखना अपने को, पूछे जा सकते हैं कि एफडीआई में आकर्षित करने में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 13वां। और देश के कुल निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? याद रखना 1.9%, सॉरी 1.9% है देश के कुल निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी। और निर्यात तैयारी सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 12वां है। ये अपन ने विदेशी निवेश एवं आयात निर्यात पढ़ लिया। अपन संचार के बारे में देखते हैं। संचार, साइबर तहसील लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश ही है। साइबर तहसील लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्थापित है। याद रखना अपना कहाँ? विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्थित है। देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थित है। याद रखना, देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थित। वैसे अपन जनजाति पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ने को मिलेगा, फिर मैं बता दें संचार में इसमें दिया है, पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की स्थिति, तो उसमें मैं बता रहा हूँ। तो विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में खुला है। कौन सा? पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र। और देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पे? मध्य प्रदेश के झाबुआ में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। दुनिया की पहली भीली भाषाई फिल्म फैसला की संपूर्ण शूटिंग कहाँ? झाबुआ में की गई थी। दुनिया की पहली भीली भाषी फिल्म फैसला कौन सी है? मूवी का नाम है फैसला, की संपूर्ण शूटिंग झाबुआ में ही हुई है। इसको पढ़ा। पेशा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा है? 7वां राज्य। अब 1996 में आया था पेशा एक्ट। कब आया था? 1996 में आया था, याद रखना। पेशा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश का 7वां राज्य है। पेशा एक्ट होता क्या है? जनजातियों से संबंधित है। पेशा जनजातियों से, उनकी जो ग्राम सभा होती है उनको अधिकार दिए, ग्राम सभा उनको मजबूत किया गया है। ग्राम सभा को मजबूत करने का काम करेगी पेशा, पेशा एक्ट। पॉलिटी में इसको अलग से पढ़ोगे, पेशा। ठीक, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट। सुशासन, अपन देखते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस को इंग्लिश में बोलते हैं। सुशासन को क्या? गुड गवर्नेंस। ठीक है। तो नीति आयोग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में 2018-19 में कौन सा स्थान था? 4था स्थान। नीति आयोग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में कौन सा स्थान था? 4था स्थान है। मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। ईमेल नीति, ईमेल नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। अपन ईमेल नीति लागू करने वाले भी मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य, याद रखना। भारत का पहला राज्य कौन सा है? ईमेल नीति लागू करने वाला तो अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। इसमें एक निर्धारित समय में सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। याद रखना, निर्धारित समय इन्हें डिसाइड कर दिया कि 7 दिन में जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 15 दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ऐसे इनको डिसाइड किया गया और देते हैं। देवास पुलिस अधीक्षक
कार्यालय देश का पहला ऐसा एसपी कार्यालय है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है। याद रखना, देवास जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, देश का पहला ऐसा कार्यालय है, एसपी कार्यालय है, जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है। नीति तत्परता सूचकांक के अंतर्गत भू अवेष्टित राज्यों में मध्य प्रदेश का इसमें कौन सा छठवा है? नीति तत्परता सूचकांक के अंतर्गत भू अवेष्टित राज्यों में, भू अवेष्टित राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? छठवा है। ग्रामीण एवं शहरी विकास, ग्रामीण एवं शहरी विकास में देखें, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ठीक है, अपना जो मध्य प्रदेश का इंदौर है लगातार 7वीं बार देश का सबसे अच्छा शहर बना है, या स्वच्छ शहर ही बना है, अच्छा शहर बना है। ग्राम स्वराज को लागू करने वाला 2001 के हिसाब से देखा जाए कब प्रथम राज्य में कब किया गया था अपने यहाँ ग्राम स्वराज को लागू करने वाला? 2001 में आई थी अपने यहाँ ग्राम स्वराज योजना, प्रथम राज्य अपना। ठीक है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य, ग्राम न्यायालय स्थापन करने वाला। और ग्राम न्यायालय अधिनियम कब का है? राष्ट्रपति ग्राम जो न्यायालय अधिनियम है, ग्राम न्यायालय एक्ट या अधिनियम 2008 का है। इसके तहत 2009 में पहला गाँव अपना जो नीमच भोपाल का बरसी है उसको बनाया गया। और अब मध्य प्रदेश का जो ग्राम न्यायालय अधिनियम था वो है 1996 या 98 का है शायद। मध्य प्रदेश जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है कब का है? 98 का। ये मध्य प्रदेश राज्य का। इसके तहत किसको? नीमच के जांतला, नीमच के जांतला को पहला ग्राम न्यायालय का अधिकार प्राप्त हुआ था। ग्राम न्यायालय बनने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ था? पहले मध्य प्रदेश का जो न्यायालय ग्राम न्यायालय अधिनियम कब का? 1998 को, उसके तहत जांतला में। और जो राष्ट्र का केंद्र का ग्राम न्यायालय का है उसके तहत 2008 में भोपाल की बरसिया को दिया गया था। ठीक है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य। 73वां संशोधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य एमपी है। याद रखना कौन सा? 73वां और 74वां संशोधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? एमपी है। भोपाल को देश की स्वच्छ राजधानी का अवार्ड मिला है 2023 में। कब किसको मिला है? भोपाल को। राजधानियों में देखा है तो भोपाल को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है राजधानी की रैंकिंग में। ठीक है, याद रखना भोपाल को कब कौन से में? राजधानी में सबसे स्वच्छ अवार्ड मिला है। अन्य महत्वपूर्ण कुछ ऐसे तथ्य जो तीनों को मिला के प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों, इनको भी देखते हैं। राज्य द्वारा देश के बहुआयामी गरीबी कम करने में कौन सा कितने परसेंट योगदान है अपना? 10% का योगदान दे रहा है। राज्य द्वारा देश में बहुआयामी गरीबी को कम करने में 10% का योगदान है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन? यूएनडीपी इसको जारी करती है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, यूएनडीपी जारी करती है केंद्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉरी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जीव मानव विकास सूचकांक के जो 3 स्तर थे, कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर। ये 3 आधार थे किसके? मानव विकास सूचकांक के। तो इसी को, इन तीनों को 10 सूचकांक में तोड़ा गया है। कितने में? 10 सूचकांक में तोड़ा गया है, तो उसको बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो उसके जो बेसिक पूछे है, इसके जो आधारभूत क्या है, तो अपन को याद रखना स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, इन्हीं को 10 भाग में तोड़ा गया। तो उसके बाद बनाया बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा ये कितने परसेंट योगदान देता है? 10% योगदान देता है। राज्य द्वारा देश की बहुआयामी गरीबी कम करने में 10% का योगदान दिया है। मध्य प्रदेश 2030 से पहले शून्य गरीबी का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अपने जो मध्य प्रदेश है 2030 से पहले ये शून्य गरीबी, मतलब अपने यहाँ जो गरीबी बिल्कुल खत्म करने की लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक गरीबी को बिल्कुल रूप से समाप्त कर देंगे। ये लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या एक चला गए, पेज चला गए।